क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 5वां है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के जो पाठ के अंदर सवाल दिए गए हैं उसको हम हल करेंगे। देखिए पहले पृष्ठ पे जो प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की, यानी उन वैज्ञानिक का नाम हमें बताने हैं और कैसे की वो भी हमें बताने हैं। सबसे पहले देखिए कोशिका की खोज किसने की, हम लिखेंगे 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। ये बातें लिखनी है। अब हमें बताना है कि कैसे की। कार्क की पतली काट की अवलोकन करते हुए रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी प्रतीत होती है, यानी उसमें काफ़ी छोटे छोटे कोठरियाँ बनी हुई है, ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी वो दिखाई पड़ रही हैं। कार्क के एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, तो सन 1665 में इसे स्वनिर्मित था। तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, सेल कहा, ठीक है। कैसे कि ये भी मालूम हो गया और किसने की ये भी मालूम हो गया। ये पूरा आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी सभी जीव जंतु जितने भी हैं धरती पे, जीव जंतु पेड़ पौधे, उनका शरीर कैसे बना है, कोशिका ही से तो बना है। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर मकान बनता है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर की ढांचा तैयार करती है। तो वो हो गया संरचनात्मक यूनिट, ठीक है। अब दूसरी हमें बतानी है क्रियात्मक यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट में होता है कि जीवन को चलाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर ही तो होती हैं, जैसे कि भोजन का पचना, ऊर्जा लेना, सांस लेना, शरीर से जो बाहर बेकार पदार्थ उसको बाहर निकालना, नई कोशिकाओं का जन्म देना। तो ये क्रियात्मक इकाई में आ गई। बात समझ में आ गई। तो क्यों कहा जाता है, इसका कारण बताना है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, सभी जीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के अंदर ही जीवन की सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अगले पृष्ठ पे जो प्रश्न देखिए, पहला, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पे चर्चा हमें करनी है। देखिए इसका उत्तर हम लिखने से पहले थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कोशिका के अंदर, ठीक है, वो बढ़ जाती है, उसको निकालना आवश्यक होता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है बाहरी वातावरण से। तो ऐसा देखिए अंतर हो जाता है, CO2 की सांद्रता में अंतर हो जाता है, तो ये विसरण क्रिया द्वारा ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। कोशिका के अंदर ज़्यादा होती है, वायुमंडल में कम हो जाती है सांद्रता, तो ये विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए जल का निष्कासन परासरण क्रिया द्वारा, विसरण ही होता है लेकिन इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं परासरण क्रिया द्वारा, ठीक। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए काफ़ी अच्छे से आपको ऐसे कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा और जल परासरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली से होकर अंदर और बाहर जाते हैं, बस यही आपको कर लेना है। दूसरा सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। वर्णात्मक मतलब चयनात्मक, कुछ ही पदार्थ को आने और जाने देना। क्यों कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती है, लेकिन कुछ ही पदार्थों को, जो गिने चुने पदार्थ हो उनको ही अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसको पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को तो कोशिका के अंदर बाहर आने देती है, परंतु कुछ पदार्थों को न अंदर आने देती है न कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर जाने देती है। तो इसीलिए इसको वर्णात्मक यानी इसका मतलब है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी गिने चुने पदार्थों को ही अंदर आने और जाने देती है, ठीक है। तो इसी गुण के कारण इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिनसे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। देखिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जो जीवाणुओं साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, जो अर्ध विकसित है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका है जो विकसित कोशिका इसको बोलते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में ये पाई जाती है। देखिए पहला तो इसका आकार है, आकार प्रायः छोटा होता है,
ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे 1 UM यानी माइक्रोमीटर, यहाँ पे है 1 से 10 माइक्रोमीटर UM। ठीक है, देखिए ये लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पे यूनिट दी गई है 1 माइक्रोमीटर 1 UM बराबर 10 लाख यानी 10 लाख हिस्सा के बराबर 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसका आकार इतना छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। जाहिर सी बात है ये बड़ी हो गई। दूसरे में भरना है। केंद्रकीय क्षेत्र देखिए क्या है, अस्पष्ट होता है, इसमें स्पष्ट नहीं होता क्योंकि ये अर्धविकसित कोशिका होती है। केंद्रक क्षेत्र और क्रोमेटिन पदार्थ जमा और इसे केंद्रिकाएं बोलते हैं। इसका तो नहीं भरना, ये दिया गया है। अब देखिए तीसरे में क्रोमोसोम 1 पाया जाता है, इसमें 1 से अधिक पाया जाता है, ये भी हमें नहीं भरना है। हमें भरना है देखिए इसमें चौथा, झिल्ली युक्त कोशिका जो अंग है नहीं इसमें होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दूसरा और ये चौथा, तो हमने इसको भर दिया। इसके बाद अगले पृष्ठ का जो प्रश्न देखिए, क्या आप 2 ऐसे अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी DNA RNA होता है, जो माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में पहुंचाता है, उसी को तो बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो कोशिका के कौन से 2 ऑर्गन्स होते हैं, कौन से 2 अंग होते हैं, वो हमें नाम बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, पहला तो अंग हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी पाया जाता है DNA और राइबोसोम। ठीक है, हालांकि DNA ही है। इसके बाद दूसरा है फ्लैट्स, देखिए ये हो गया फ्लैट्स, इसमें भी पाया जाता है DNA तथा राइबोसोम। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 अंग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैट्स, इसमें अपने अनुवांशिक पदार्थ DNA होते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई कोशिका है किसी भौतिक आघात यानी चोट के कारण या किसी रासायनिक गड़बड़ी के कारण नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, कोई भी जो अंग है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ही खराब हो जाए, ठीक है, और लाइसोसोम ही फट जाए, तो बहुत सारे अंग हैं वो अगर खराब हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा कोशिका, वो बताना है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन ठीक है और व्यर्थ पदार्थों का साफ करना यानी उत्सर्जन, प्रोटीन बनाना, पोषण जो प्रदान करना, ये सारे कार्य हैं, असमर्थ हो जाएगी कोशिका। तो अंत में क्या होगा, कोशिका मृत हो जाएगी और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। बस यही आपको आंसर करना है कि कोशिका मर जाएगी। इसके बाद तीसरा, लाइसोसोम को आत्मघाती यानी इसको आत्महत्या भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कोशिकीय जो पाचन क्रिया है, देखिए चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए इस गुण के कारण ही इसको लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, तो यही है, ये फट जाती है तो पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देती है यानी पाचित कर लेती है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है चौथा, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ बनता है कोशिका के अंदर। देखिए कोशिका में प्रोटीन राइबोसोम एक अंग होता है, वहाँ पे बनता है, और इस राइबोसोम को भी 2 अंग हैं वो बनाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है राइबोसोम और एक फ्लैट्स भी बना सकता है। ठीक है, जो फ्लैट इसको बोलते हैं ये भी बना सकता है राइबोसोम। तो कुल मिलाकर राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है।